तो हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो इस लेक्चर में हम लोग लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था एक विमीय गति जो पढ़ा था, ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले का जो भी वीडियो है, इसके पहले का जो भी लेक्चर है वो मैंने पहले वीडियो में अपलोड करके रखा है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। त्वरण होता है, तो त्वरण के कितने प्रकार होते हैं? त्वरण होता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक, तो ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नियत या एक समान त्वरण होता है, और दूसरा होता है हमारा क्या? परिवर्ती या फिर असमान त्वरण होता है। तो हमारा तो अब आप लोग यहाँ पर देखो कि त्वरण होता है, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो ये जो समय है, तो इस समय को हम लोग क्या करेंगे? नियत रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और फिर ये जो वेग है, वेग में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, इस समय कांस्टेंट रख के, इस समय ये जो हमारा जो समय है, तो समय को जब हम लोग कांस्टेंट रख के वेग में परिवर्तन करते हैं, तो वो त्वरण हमारा क्या कहलाता है? नियत त्वरण कहलाता है। ठीक है, अगर ऐसा कराएंगे तो हम लोग नियत नहीं, तो हम लोग को नियत त्वरण की प्राप्ति होगी। उसके बाद फिर हम लोग का सेकंड आता है क्या? परिवर्ती या फिर असमान त्वरण। तो परिवर्ती या फिर असमान त्वरण क्या बोलता है कि यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान होता है, तो उत्पन्न त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं। तो देखो पहले वीडियो में तो पहले फॉर्मूला में हम लोग क्या देखे थे कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय होता है। तो जब हम लोग समय को नियत करके वेग में परिवर्तन करते हैं, तो और ये जो वेग में जो परिवर्तन होता है, इस समय के सापेक्ष क्या होता है? समान होता है। तो अब तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियत त्वरण बोलते हैं। और उसके बाद फिर सेकंड हमारा क्या आता है? परिवर्ती त्वरण। ठीक है, ये क्या हो जाता है? परिवर्ती त्वरण। तो ये परिवर्ती त्वरण है। तो परिवर्ती त्वरण हम लोग किसको बोलते हैं? जब हमारा जो भी समय है, तो ये जो समय अंतराल में इसके समक्ष हम लोग वेग में परिवर्तन जब हम लोग करते हैं, तो इस वेग में परिवर्तन हमारा जो होता है क्या होता है? असमान होता है। ठीक, तो उसको हम लोग परिवर्ती त्वरण, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्ती त्वरण बोलते हैं। तो वेग किसका असमान होता है? किसी वस्तु का उसके समय के सापेक्ष वेग जब वेग जो होता है उसका असमान होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्ती त्वरण। और ये जो परिवर्ती त्वरण होता है कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, धनात्मक त्वरण होता है और ऋणात्मक त्वरण होता है। और ये जो ऋणात्मक त्वरण है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मंदन भी बोलते हैं। ठीक है, तो धनात्मक त्वरण क्या बोलता है कि यदि समय के साथ वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, तो उत्पन्न त्वरण को हम लोग धनात्मक त्वरण बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई सा बॉल है, ठीक है, तो कोई सा बॉल है, तो अब हम लोग ये जो एरोप्लेन, ये जो कोई भी है हमारा एरोप्लेन है मान लीजिए, ठीक है, तो इस एरोप्लेन से हम लोग इस बॉल को नीचे गिराते जाते हैं, तो इसका तो क्या होता है? एक इसकी जो वेग होता है, इसका वेग बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो जब हम लोग आकाश से ऊपर की ओर, जमीन की ओर जब हम लोग बॉल को या फिर गेंद को गिराते हैं, तो उसका वेग क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो इसको, तो ये जो बॉल का ऊपर से नीचे की ओर गिराना, ये किसके अंडर आता है? आपका धनात्मक त्वरण के आता है। ठीक है, और फिर हमारा सेकंड आता है क्या? ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण हम लोग किसको बोलते हैं? जब कोई सा बॉल है, ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा सरफेस हो गया। तो ये जब कोई सा भी बॉल है, जब हम लोग इसको ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो इसका क्या होता है? इसका वेग तो कम होता है। नीचे से जब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो उसका क्या होता है? वेग तो कम होता है। वेग क्यों कम होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो उसके कारण हम लोग का वेग कम हो जाता है। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। और ऋणात्मक त्वरण के साथ इसको हम लोग, इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम लोग किससे जानते हैं? मंदन के नाम से जानते हैं। राइट, उसके बाद फिर हमारा एक आ गया अगला गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण किसको बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी वस्तु को गति कराने पर उसमें उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे यही हो गया, ये बॉल है, तो हमने इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कराया ना, तो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? ये हमारा हो, मान लीजिए ये कोई सरफेस हमारा, तो इसके जब हम लोग ऐसे, अगर ये नीचे से ऊपर की ओर जब हम लोग गति कराएंगे, तो ये हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर गति। अगर हम लोग इसके पैरेलली ऐसे गति कराते हैं, तो ये हो गया हमारा उसका क्षैतिज गति। ठीक है, तो फिर हम लोग जब इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर गति कराते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका एक और परिभाषा भी है, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसका वैल्यू जो होता है ना, हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो उसका वैल्यू क्या होता है? G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। राइट, उसके बाद देखते हैं गैलीलियो। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आता भी है। तो देखो, तो क्या है कि गति के हम लोग जानते हैं कि 3 समीकरण होते हैं। v = u + at, तो और s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो u होता है, u है
तो u को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं, v होता है अंतिम वेग होता है, t होता है समय होता है, a होता है त्वरण होता है, s होता है विस्थापन होता है। ठीक, तो चलो, तो पहला हम लोग फॉर्मूला है, तो इसकी स्थापना कैसे होती है हम लोग देखते हैं। तो v इज इक्वल टू ut प्लस at। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। ठीक है, तो उसके बाद समय t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 मतलब क्यों ले रहा है, मतलब इनिशियल टाइम पर, इनिशियल टाइम इन द सेंस प्रारंभिक समय। ठीक है, तो प्रारंभिक समय पर वस्तु का वेग को हम लोग स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग को हम लोग t से ही डिनोट कर रहे हैं। तो अंतिम समय t पर वस्तु का वेग क्या होता है, कैपिटल V होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन कैसे होता है, वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस क्या होता है, प्रारंभिक वेग। तो ये अंतिम वेग हो गया और प्रारंभिक वेग हो गया, तो ये दोनों को हम लोग आपस में क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, घटा दिए। फिर होल अपॉन क्या हो जाएगा, ये अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अंतिम समय हमारा t था और प्रारंभिक समय क्या था, 0 था, तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। फिर इस t को हम लोग इसकी साइड चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या हो गया, a t इज इक्वल टू v माइनस यू। तो फिर ठीक, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो u है, तो u को हम लोग इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a t प्लस u माइनस है इधर, तो इस तरफ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया v। तो ये हमारा ये सिद्ध हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड देखते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, इसका ये डिराइव करने आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, चलो क्या बोलता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये s है, तो s क्या यहाँ पर डिनोट कर रहा है, विस्थापन है, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, t यहाँ पर समय है, और a यहाँ पर क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल होता है। ठीक, और उसके बाद फिर ये जो औसत वेग है और कुल समय अंतराल, तो कुल समय अंतराल का हम लोग साइड चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, औसत वेग इनटू क्या हो जाएगा, कुल समय अंतराल इज इक्वल टू ये कुल विस्थापन, ये LHS में आ जाएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज मैं और बता दूं, जैसे कि यहाँ पर औसत वेग है, तो यहाँ पर कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ये दो कोई से संख्या है। ठीक है, तो a और b है, तो a और b का हम लोग को जैसे कि औसत निकालने बोलते हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, a प्लस b करके निकालते हैं। फिर इसका कितने संख्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 करके निकालते हैं। तो ये इसलिए क्या बोल रहा है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, इसलिए बोला है कि अगर औसत नहीं लगा रहता तो यहाँ पर कुल आता ही नहीं। ठीक है, औसत है इसलिए यहाँ पर कुल लगा है, तो फिर ऐसा हो गया, कुल विस्थापन इज इक्वल टू औसत वेग इनटू कुल समय अंतराल। ठीक, फिर चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, फिर होल ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया, फिर इधर ये आ गया क्या, t आ गया। तो फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि u प्लस वी बाई 2 हो गया, फिर ये t है, तो ये t कहाँ से आया। तो देखो यहाँ पर हमने देखा है कि औसत वेग है, तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का योग, फिर उनको फिर ये 2 से डिवाइड कर देंगे, और एक कुल समय अंतराल बोल रहा है, तो ये इसको हम लोग t से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कुल विस्थापन को हम लोग s से डिनोट करें, तो ये सेम। तो अब हम लोग यहाँ पर ये लिख लिए कि s इज इक्वल टू यू प्लस वी होल अपॉन 2, फिर ये ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर इधर t आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगले स्टेप देखते हैं, u प्लस वी। तो v इज इक्वल टू हम लोग u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो u प्लस ए टी कैसे लिखे, हम लोग जब पहला फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं तो उसमें आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है, तो उसको वही है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिया, फिर होल अपॉन 2 हो गया, फिर ये t का t सेम उतार दिया, और a क्यू तो 1 और 1 2 होता, तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2, फिर ये इधर इंटू में t आ जाएगा, और हम लोग इसको ऐसे सॉल्व किए, तो फिर ये भी हमारा क्या हो गया, डिराइव हो गया। ठीक है, तो यही गति का क्या है, द्वितीय समीकरण है। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या है, v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो फिर इसकी हम लोग को स्थापना करना है। तो हम लोग जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से हम लोग क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और फिर हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिराइव किए हैं कि गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है। तो द्वितीय समीकरण क्या होता है बताओ,
चलो मैं ही बता देती हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में आता ही है, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो ये u है तो इसका हम लोग साइड चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू हो जाएगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू कि यहाँ पास क्या बचा, ए टी बचा। फिर इस a को हम लोग नीचे ले आते हैं, तो v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू टी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब गति की द्वितीय समीकरण से हम लोग को क्या पता चलता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से हम लोग को पता है, हाँ समीकरण 1 से हम लोग को पता है कि t, ये जो t है देखो ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो समीकरण 1 में हम लोग t की वैल्यू निकाले हैं, t की वैल्यू क्या निकाले हैं हम लोग, v माइनस यू अपॉन टी निकाले हैं। तो अब इस v माइनस यू अपॉन टी है, इसको हम लोग यहाँ पर t की जगह पुट करेंगे। तो u और t की वैल्यू क्या हो गई हमारी, v माइनस यू अपॉन ए हो गई प्लस 1/2 a, और t स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे v माइनस यू बाय ए। तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर, राइट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी फिर ये ऐसा ये आएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा। अब ये 2a को हमारा साइड चेंज कर देंगे तो 2as हो जाएगा, और ये है हमारे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये जो यू स्क्वायर है इसका हम लोग साइड चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, गति का ये हमारा तृतीय नियम है, मतलब तीसरा नियम है। देखो जो हम लोग गति का पहला नियम विस्थापित किए थे, इसकी हम लोग गति का पहला नियम की स्थापना हम लोग किए थे, तो हम लोग किसके फॉर्मूले से किए थे, हम लोग त्वरण के फॉर्मूले से किए थे, राइट। और फिर गति का जब हम लोग द्वितीय फॉर्मूला है इसका जब हम लोग स्थापना किए थे, तो इसका किस समीकरण से स्थापना किए थे, पहला तो औसत वेग से किए थे, और दूसरा फिर हमारे किससे किए थे, गति का जो पहला समीकरण था ना उसकी सहायता से हम लोग किए थे, ठीक। और ये जो गति का हमारा जो तीसरा समीकरण है, तो इस समीकरण का जब स्थापना करना होता है तो इसके लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता होती है, गति के पहले समीकरण की और गति के दूसरे समीकरण की, ठीक है। तो सब यहाँ पास एक दूसरे से क्या है, रिलेटेबल है। चलो अगला हम लोग देखते हैं क्या, समाकलन विधि से गति की समीकरण की स्थापना कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे समाकलन विधि से, और इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, ये नॉर्मल मेथड, अगर आपको कुछ बोलता नहीं है, बोलेगा कि गति के पहले ही नियम की स्थापना करो, तो आप ऐसे नॉर्मल विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर जब आपको बोलेगा कि समाकलन विधि से गति के समीकरण की स्थापना करो, तो आप समाकलन ही करके आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक। तो चलो देखते हैं, हम पहले देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इसकी हम लोग स्थापना करते हैं। तो हम लोग को पता है कि त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। अगर हम लोग को कुछ में परिवर्तन शो करना होता है तो हम लोग उसमें क्या ये इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा क्या आ गया, ये dt है, तो dt हमारा साइड चेंज हो गया, तो ये बन गया क्या, a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv बन गया। तो हम जब इनिशियल टाइम पर वस्तु का वेग हमारा u है और t टाइम पर हमारा वस्तु का वेग क्या है, v है। तो अब सीमा शर्त से क्या होता है, तो ये जो हो गया हमारा इंटीग्रेशन हो गया, तो इसका लोअर वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और इसका अपर वैल्यू क्या हो गया t हो गया। तो लोअर वैल्यू इन द सेंस 0 टाइम पे, और ये हो गया t टाइम पे, मतलब इनिशियल टाइम 0 है और t टाइम पे t टाइम है, और ये प्रारंभिक वेग इसका u है, अंतिम वेग v है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसका ये हो गया, तो फिर a इंटू डी टी, फिर ये dv हो गया, फिर हम लोग और इसको फिर हम लोग इधर बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पास कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पास भी सेम हो जाएगा, dv का dv उतर जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या हो जाता है, हमारा t हो जाता है। फिर ये इसकी लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू t, इसका भी dv है तो ये भी हो जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लोअर में अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू हो जाता है। सिमिलरली ये भी वैसे ही हो जाएगा, लोअर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू हो जाएगा, तो v माइनस यू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है तो a इंटू टी हो जाएगा, और a का 0 से वैल्यू करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू v माइनस यू हो गया। तो फिर a t प्लस ये u है तो इसका साइड चेंज कर देंगे, a t प्लस यू है इज इक्वल टू v। तो यही गति का क्या है, पहला समीकरण है, तो ये हो गया स्थापित हमारा। उसके बाद फिर हम लोग क्या दूसरा देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो फिर इसकी स्थापना देखते हैं। तो ये वेग बराबर हम लोग को क्या पता है, विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। तो ये v है, इसका साइड हम लोग चेंज कर देंगे, v dt इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा।
उसके बाद फिर हम लोग को पता है v, देखो फिर गति के प्रथम समीकरण से हम लोग को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है u प्लस एटी होता है। तो हम लोग वो सिमिलरली उसको लगा देंगे यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो हम चूंकि हमारे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है तो इनिशियल टाइम इन द सेंस 0 टाइम पर वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, हमारे x 0 हो जाएगी, t टाइम पर हो जाएगी, x t हो जाएगी। तो हम लोग उसके लोअर वैल्यू अपर वैल्यू पर वैसे इस हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे, इसको पुटअप कर देंगे। तो 0 टाइम पर t टाइम पर u प्लस एटी डी टी, फिर ये x0 x t 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, और या फिर ऐसे अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो एक साथ ही कर सकते हैं अगर माइंड से आपको करना है। लेकिन अगर ऐसा आपको दे देता है पूरा कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की स्थापना करो, तो आपको थोड़ा ये स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा अच्छे नंबर लाने के लिए। अगर जल्दीबाजी है 2 नंबर के में देता है तो आप लोग शॉर्टकट मार सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा यू डी टी प्लस फिर ये हो गया क्या, हाँ लिमिट लगा दो 0t, फिर ये 80 dt, फिर वैसे ये भी हो जाएगा। तो फिर देखो ये u है तो u तो वेरिएबल है, ये बाहर आ जाएगा तो dt हो जाएगा, ये यहाँ भी बाहर आ जाएगा a, तो ये भी बाहर हो जाएगा। फिर ये dt, ये t बचा और dt बचा, फिर यहाँ पास 1 है तो ये समाकलन dt है तो इसका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ पास लोअर वैल्यू अपर वैल्यू पुटअप कर देंगे और t की पावर 1 है यहाँ पास, तो इसका क्या होता है t की पावर n+1 अपॉन ये n+1 होता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पास पुटअप कर दिए और ये dx है, समाकलन ऑफ dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और फिर लोअर वैल्यू अपर वैल्यू पुटअप कर देंगे। फिर हम लोग ये समाकलन किए पूरा, तो हमारा फिर ये हमारा क्या हो गया, समीकरण सिद्ध हो गया। तो यही क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है, ठीक है। तो फिर अगला देखते हैं, देखो क्या है इसमें, गति का तृतीय समीकरण है, इसको कैसे स्थापना करना है। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इसकी स्थापना कर रहे हैं, तो ए हम लोग का त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt होता है, मतलब वेग में परिवर्तन बटा समांतराल होता है। तो वेग तो ठीक है। तो फिर अगले स्टेप में देखते हैं हम लोग dx बाय dx करते हैं, मतलब कि इसमें स्थान में परिवर्तन, इसका विस्थापन कर रहे हैं। तो ये दोनों का हम लोग इसका न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ले रहे हैं, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जा रही है। तो इसे इस फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग इसको ये ऐसे लिख लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक। अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं dv बाय ये जो dx है वो यहाँ आ गया, और ये जो dt है ये इधर आ गया, और dx कर dx। फिर अब हम लोग जानते हैं वेग इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटा समांतराल होता है। तो ये हमारा विस्थापन का फॉर्मूला बन गया, तो उसको ये यहाँ पास v लिख लिया। अब ये a है, ये जो dx है इसका अब पक्षांतर कर दिए, तो a इंटू dx हो गया, और ये क्या हो जाएगा, v इंटू dv हो जाएगा, ठीक है। और प्रारंभिक स्थिति हम लोग मान लेते हैं x0 है, अंतिम स्थिति xt है, प्रारंभिक वेग u है, v है। तो फिर समय सीमा शर्त से हम लोग ऐसे इस प्रकार से इसका कर लेते हैं, ठीक है, समाकलन कर लेते हैं। तो फिर ये समाकलन प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति a dx हो गया, और प्रारंभिक वेग अंतिम वेग v dv। तो ये दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर दिए, समाकलन कर दिए। तो फिर समाकलन किए तो ये तो आपको आ ही गया होगा, इतना देर से समाकलन हम लोग कर रहे हैं, इट्स वेरी इजी, आप लोग देख लो, ठीक। तो फिर उसके बाद फिर हमारा ये प्रूव हो जाता है क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फिर हम लोग इसे कंडीशन देखते हैं। तो इसके कंडीशन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के इसके कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो यदि वस्तु अगर विराम से चलना प्रारंभ करती है ना, तो हम लोग u इज इक्वल टू हमेशा 0 लेते हैं, 0। मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, यहाँ देखो ये कोई भी बॉल है, तो ये पॉइंट a से b में चलना स्टार्ट करिए, ठीक है। लेकिन ठीक, तो फिर ये क्या हो जाता है कि a है, तो यहाँ पास टाइम, जैसे कि ये टाइम है, मान लो टाइम को हम लोग t से डिनोट कर रहे हैं, तो ये टाइम 0 पे, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति हो गई ना, तो प्रारंभिक स्थिति को हमेशा 0 से डिनोट करते हैं, क्योंकि उसकी कुछ तो वो चला ही नहीं, तो क्या लेंगे ही, क्या हम लोग 0 ही लेंगे ना, तो हम लोग 0 लेते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर b टाइम पे, तो इतना दूरी वो तय कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमिलरली t इज इक्वल टू t टाइम पे ऐसे बोल देते हैं। और त्वरण के साथ, और त्वरण के स्थान पर अगर मंदन होता है ना, तो हम लोग उसको ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं यहाँ पर, या फिर हम लोग उसको मंदन भी बोलते हैं। और अगर हम लोग डिनोट करने का टाइम आता है ना, तो हम लोग उसको हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड हम लोग देखते हैं क्या, यदि वस्तु को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है ना, तो हमेशा उसका
इनिशियल उसका जो वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग होता है, u इज इक्वल टू 0 होता है। उसका त्वरण हमेशा गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स होता है, ठीक है। और s इज इक्वल टू क्या होता है, h होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, मैंने आपको बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। और यदि वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, ठीक है, और हाँ ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो धनात्मक त्वरण होता है, और नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो ऋणात्मक त्वरण होता है, उसको मंदन भी बोलते हैं। तो a इज इक्वल टू -d हो जाता है, s इज इक्वल टू h हो जाता है। s मतलब क्या होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन उसकी हाइट हो जाती है, वस्तु की हाइट, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फिर एक डेरिवेशन हम लोग और देख लेते हैं। t सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक, ये इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर, ठीक है। तो चलो मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि t सेकंड में चली गई मान ले चली गई दूरी निम्न है, ठीक है। तो ये कोई सा वस्तु a है और ये b है, और ये s और ये t टाइम, और इसका विस्थापन t समय पे b है, और इसका विस्थापन t-1 समय पे क्या है, s डैश है। तो चलो इसका वेग का क्या बोलना चाहिए, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a d स्क्वायर होता है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और t-1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, तो ये जो t है सिंपली यहाँ पर t के जगह t-1 कर दो, तो हमारा ये t-1 लगाए, फिर ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो tवे सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी हमारी, st इज इक्वल टू s माइनस s डैश हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। इसको हम लोग s से डिनोट किए, ये समीकरण को हम लोग s डैश से डिनोट किए। तो फिर जो t सेकंड में हमारी जो दूरी होगी वो ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो समीकरण 1 है उसको हम लोग 2 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो फिर हम लोग को ये निकल जाता है दूरी का समीकरण, st इज इक्वल टू u प्लस हाफ a, फिर इन ब्रैकेट 2t-1, ठीक है, ये हो जाता है।